ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह भाग 1 के लिए क्या भूलूं क्या याद करूं की सीरीज के दूसरे वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और इसमें अपन देखेंगे ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह भाग 1 के अंदर एल्कोहल, फिनोल और ईथर। एल्कोहल, फिनोल और ईथर, इनमें इम्पोर्टेंट्स जो हैं और टॉपिक्स कौन कौन से हैं जिनसे सवाल आने की संभावना अधिकतम है, उन सबको यहाँ देखने वाले हैं। तो यहाँ सबसे पहले अपन पहले पेज से शुरू करते हैं। इसमें आपको आइसोप्रोपिल एल्कोहल, टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल, इनके बारे में मालूम होना चाहिए। नॉर्मल प्रोपिल एल्कोहल या प्रोपिल एल्कोहल, इनकी जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा देखो एक ग्लिसरॉल का फॉर्मूला है, एथिलीन ग्लाइकोल और एक ग्लिसरॉल, इनका फॉर्मूला मालूम होना चाहिए 2। और 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्कोहल कौन से होते हैं इनके बारे में देखो। 1 डिग्री एल्कोहल, फिर ये 2 डिग्री एल्कोहल और फिर 3 डिग्री एल्कोहल। इनका नाम और आईयूपीएसी नाम और साधारण नाम ये सब ध्यान में होने चाहिए। उसके बाद देखो अपने को आईयूपीएसी नाम जो है वो आने चाहिए, साधारण नाम भी पता होने चाहिए। तो इसके अंदर तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल इंपॉर्टेंट है, आइसोब्यूटिल एल्कोहल इंपॉर्टेंट है, सेकेंडरी ब्यूटिल और आइसोप्रोपिल ये इंपॉर्टेंट है। इनके अपने को ध्यान में होने चाहिए कि इनका साधारण नाम तो क्या है और इनका आईयूपीएसी नाम क्या है। ऐसे भी कह सकता है आइसोप्रोपिल एल्कोहल का आईयूपीएसी नाम लिखिए, टर्सरी ब्यूटिल तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल का आईयूपीएसी नाम लिखिए। तो इसका यदि आईयूपीएसी नाम आपको पूछता है तो पहले स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी और फिर नाम। तो स्ट्रक्चर बनानी भी आनी चाहिए और नाम लिखना भी आना चाहिए। आईयूपीएसी नाम किसी का भी आ सकता है। फिर देखो ये वाली रिएक्शन और हाइड्रोबोरीकरण ऑक्सीकरण, इस रिएक्शन को मिक्स करके दे सकता है अगला। और जब मिक्स करके सवाल आएगा तो देखो इस टाइप का आ सकता है। एक आएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इधर आपको H2O H प्लस, यानी अम्लीय माध्यम में जलयोजन है। देखो H2O अम्लीय माध्यम में जुड़ रहा है और एक दे देगा आपको ये हाइड्रोबोरीकरण ऑक्सीकरण में। इसमें देखो डाइबोरेन H2O2 H2O OH माइनस, तो यहाँ लिख देगा B2H6, फिर H2O2 OH माइनस और H2O। तो इसके अंदर मार्कोनिकोफ नियमानुसार उत्पाद बनेगा और इसमें जो उत्पाद है वो एंटी मार्कोनिकोफ नियमानुसार बनेगा, यानी जलकाणु जो है वो जुड़ना है, एल्कोहल बनेगा इसमें भी, लेकिन इसमें मार्कोनिकोफ नियम से, इसमें एंटी मार्को। इसमें एक ही टाइप का सवाल इसी तरीके से पूछे जाने की संभावना है, तो ये इसी टाइप का सवाल आएगा। फिर देखो नेक्स्ट है ऑक्सी मर्क्यूरीकरण, वी मर्क्यूरीकरण। इसमें भी कंप्लीट करनी आ सकती है, रिएक्शन को कंप्लीट करना, हालांकि इसकी संभावना बहुत कम है वैसे, तो फिर भी अपने को थोड़ा ध्यान में होना चाहिए। फिर देखो नेक्स्ट है भौतिक गुणधर्मों में से विलेयता में से सवाल आ सकता है। तो एल्कोहल जल में विलेय हो जाते हैं जल के साथ अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध बनाने के कारण। फिर उसमें आगे भी समावयवी एल्कोहलों में शाखा बढ़ने के साथ विलेयता बढ़ती है, शाखाएं बढ़ती है, ध्रुवीय हाइड्रोकार्बन पृष्ठीय क्षेत्रफल कम, विलेयता बढ़ती है। ये इंपॉर्टेंट लाइनें हैं, विलेयता से में से सवाल आ सकता है। इसके बाद जो है वो क्वथनांक में से सवाल बनते हैं, इंपॉर्टेंट है ये, इस टॉपिक को अपने को ध्यान से पढ़ना है और कारण भी जानने, ये वाला पूरा टॉपिक। उसके बाद देखो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहलों की अम्लीयता की तुलना। आपको ऑर्डर पूछ सकता है कि 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहलों में कौन अधिक अम्लीय होता है। तो प्राथमिक एल्कोहल सबसे ज़्यादा, फिर द्वितीयक एल्कोहल, फिर तृतीयक एल्कोहल। ऐसा क्यों? ऐसा एल्किल समूह के धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव के कारण होता है। ये एल्किल समूह इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ा देते हैं। इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ा हुआ है तो ऑक्सीजन पे भी बढ़ेगा, और ऑक्सीजन पे जब इलेक्ट्रॉन घनत्व इधर से बढ़ जाएगा तो इस OH बंध के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन नहीं लेगी और H प्लस आयन आसानी से मुक्त नहीं होगा। तो ये ऑर्डर जो है वो पूछा जा सकता है। फिर नेक्स्ट देखो एस्टरीकरण अभिक्रिया के प्रतिक्रियाशीलता क्रम। कार्बोक्सिलिक अम्ल और एल्कोहल में
एल्किल समूह का आकार बढ़ने के साथ एस्टरीकरण अभिक्रिया की दर कम हो जाती है, यानी मेथिल एल्कोहल सबसे ज़्यादा, फिर एथिल एल्कोहल, आइसोप्रोपिल, टर्सरीब्यूटिल और फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड। फिर जैसे जैसे कार्बन चेन बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे क्रियाशीलता एस्टरीकरण अभिक्रिया प्रति घटती चली जाती है। यह भी अपने को ध्यान में होना चाहिए। फिर इधर देखो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ग्रीनियर अभिकर्मक के साथ एल्कोहल की रिएक्शन क्या बनता है, हाइड्रोकार्बन प्लस MgX और OR। फिर नेक्स्ट देखो अपने हैं सांद्र H2SO4 के साथ अभिक्रिया किसकी, एथिल एल्कोहल की। 413 केल्विन पर डाइएथिल ईथर बनता है और 433 से 43 पर यही रिएक्शन होती है तो एल्कीन बनती है। तो आपको यहाँ से सवाल मिल सकता है क्या, एथिल एल्कोहल यानी CH3CH2OH, एक तरफ कंसनट्रेट H2SO4 443 केल्विन A और इधर कंसनट्रेट H2SO4 413 केल्विन B। बताओ क्या क्या बनेंगे A और B। तो जब 443 होता है तो एल्कीन बनानी है, 413 होता है तो डाइएथिल ईथर बनाना। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इस टाइप से ही पूछा जा सकता है। फिर देखो निर्जलीकरण अभिक्रिया क्रियाविधि जो है वो अपने को ध्यान में होनी चाहिए। इसके 3 पद हैं वो अपने को ध्यान में होने चाहिए। और फिर निर्जलीकरण अभिक्रिया के प्रति प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहलों की सुगमता क्रम, यानी तृतीयक एल्कोहल सबसे आसानी से, फिर द्वितीयक और फिर प्राथमिक एल्कोहल सबसे आसानी से सबसे मुश्किल से निर्जलीकृत होते हैं। तो निर्जलीकरण और उसका कारण अपने को ध्यान में होना चाहिए। फिर देखो ये रिएक्शन भी इम्पोर्टेंट है, आपको 433 से 43 पर देता है। तो देखो इसमें क्या होता है, इसमें जब निर्जलीकरण होता है तो OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ अल्फा, इधर वाला ये बीटा, फिर ये अल्फा तो ये भी बीटा। अब बीटा हाइड्रोजन निकलता है और अल्फा से OH निकलता है, यानी जलकाणु निकलता है इसमें। अब यदि ये H और ये OH निकलता है तो डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, और यदि ये H और ये OH निकलता है तो डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, यानी 2 उत्पाद बनेंगे। लेकिन मुख्य उत्पाद जो है वो सेतजेप नियमानुसार बनता है। और सेतजेप नियमानुसार क्या है, वह एल्कीन मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होती है एल्कोहलों के निर्जलीकरण से, जिसमें कार्बन कार्बन द्विबंध पर प्रतिस्थापी समूह की संख्या अधिक होती है। यहाँ देखो प्रतिस्थापी जो है एक और ये दूसरा, हाइड्रोजन को प्रतिस्थापी नहीं माना जाता है। इसके अंदर क्या है, हाइड्रोजन प्रतिस्थापी नहीं है तो ये तो है नहीं, और इधर वाला ये पूरा एक हाइड्रोजन है, एक एथिल है, तो प्रतिस्थापी इसमें ज़्यादा है तो ये मुख्य और ये अल्प। ये सेतजेप रूल है। फिर देखो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, कॉपर 573 आपको इतना पार्ट लिख के देगा इधर वाला, यानी CH3CH2OH लिख के देगा कॉपर 573, तब क्या बनेगा आपको बताना है। उसके बाद ये भी इम्पोर्टेंट है और ये भी, इन तीनों में से कोई रिएक्शन पूछी जा सकती है। फिर आगे देखो अपने ल्यूकास टेस्ट, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहलों में विभेद के लिए ल्यूकास टेस्ट। और ल्यूकास अभिकर्मक क्या होता है ये इंपॉर्टेंट है। फिर ल्यूकास टेस्ट कैसे करते हैं वो अपने को जानकारी होनी चाहिए। तृतीयक एल्कोहल ये सुगमता से देते हैं और प्राथमिक एल्कोहल सबसे मुश्किल से देते हैं। यानी तृतीयक एल्कोहलों की जब रिएक्शन होती है सांद्र HCl और शुष्क ZnCl2 की प्रेजेंस में, तो तृतीयक एल्किल हैलाइड प्राप्त होते हैं, और विलयन के अंदर ये तृतीयक एल्किल हैलाइड बनते ही क्या आ जाती है, आविलता या टर्बिडिटी या धुंधलापन आ जाता है। इसमें कुछ समय लगता है और प्राथमिक एल्कोहलों के साथ ये रिएक्शन प्रदर्शित नहीं होती, यानी धुंधलापन नहीं आता है। तो ये बात हो गई किसके लिए, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहलों में विभेद के लिए ल्यूकास टेस्ट। इसके अलावा अपने को विक्टर मेयर विधि भी ध्यान में होनी चाहिए। तो विक्टर मेयर विधि के अंदर क्या क्या निर्मित होता है उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहलों में विभेदन के लिए दूसरी मेथड अपन काम में लेते हैं विक्टर मेयर विधि। तो ये भी अपने को पता होना चाहिए। फिर देखो अपने फिनोलों के अंदर
क्रिसोल जो है, मेटाक्रिसोल, पैराक्रिसोल, केटेकोल, रिसोर्सिनोल और क्विनोल, इनमें से IUPAC नोमेनक्लेचर इनका ध्यान में होना चाहिए। उसके बाद देखो फिनोलों के लिए विर्चन की प्रयोगशाला विधियों के अंदर बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से फिनोल आप कैसे बनाओगे, तो इसके लिए ये रिएक्शन इम्पोर्टेंट है। उसके बाद सैलिसिलिक एसिड से फिनोल कैसे प्राप्त करोगे, ये इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा एक है क्यूमीन से, ये रिएक्शन अपने को ध्यान में रखनी है फिनोल के विरचन की मेथड्स में। फिर देखो ये इम्पोर्टेंट सवाल है, फिनोल की अम्ल प्रकृति के कारण क्या है। फिनोल एसिडिक नेचर का होता है, फिनोल की अनुनादी संरचना, ये इम्पोर्टेंट है। और ये कारण दोनों हो गए, ये कारण अपने को ध्यान में होने चाहिए। इसके अलावा देखो यहाँ फिनोक्साइड आयन जो है वो भी है, तो उसकी अनुनादी संरचनाएं अपने को आनी चाहिए। और फिनोक्साइड आयन जो है वो फिनोल की तुलना में ज़्यादा स्थायी होता है। ये कारण भी अपने को ध्यान में होने चाहिए। कैक है गए। फिर देखो फिनोल की अम्लता पर प्रतिस्थापियों का प्रभाव, इसमें अपने को एसिडिटी का ऑर्डर पूछ सकता है। कौन से वाला, ये इनमें से कोई 3 देके आपको कह देगा कि निम्न को अम्लता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। एक दे दिया ऑर्थोक्रिसोल, एक दे दिया फिनोल, एक दे दिया पैरानाइट्रोफिनोल, और अम्लता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये इम्पोर्टेंट है, इनमें से सवाल आ सकता है यहाँ से। फिर देखो फिनोल तथा एल्कोहलों की अम्लता की तुलना, ये सवाल यहाँ से बन सकता है। इसको बहुत सरल भाषा के अंदर अपने को लिखना है, यहाँ से सवाल बनता है। फिर देखो फिनोल और कार्बोक्सिलिक अम्ल जो हैं उनमें विभेद कैसे कर सकते हैं, तो ये लाइन इम्पोर्टेंट है। कार्बोक्सिलिक अम्ल दुर्बल क्षार सोडियम कार्बोनेट को अपघटित करके बुदबुदाहट के साथ CO2 निकलती है, लेकिन फिनोल सोडियम बाइकार्बोनेट को अपघटित नहीं करता है और CO2 गैस नहीं निकलती है। तो कार्बोक्सिलिक अम्लों में क्या डालोगे, सोडियम बाइकार्बोनेट, CO2 निकलती है, फिनोलों में नहीं निकलती। इससे अपन फिनोल और कार्बोक्सिलिक एसिड में विभेद कर सकते हैं। फिर जिंक के साथ रिएक्शन, ये कुछ इम्पोर्टेंट है। फिर देखो नेक्स्ट है फिनोल का ऑक्सीडेशन, तो ये इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। फिर बेंजीन वलय से संबंधित अभिक्रियाएं हैं, तो अपने को नाइट्रीकरण में ध्यान रखना है, NO2 जोड़ना है। नाइट्रीकरण में NO2 है, तनु है तो एक जगह जोड़ना है, सांद्र है तो पैरा और तो दोनों जगह जोड़ देना है। देखो सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है फिनोल की, तो तीनों स्थितियों पर नाइट्रीकरण हो जाता है। ये देखो जब नाइट्रिक एसिड लिखा हुआ है तो NO2 जोड़ना है, सांद्र में तीनों जगह और तनु में ऑर्थो एवं पैरा पे 2 उत्पाद। सल्फोनीकरण में SO3H जोड़ना है, ये सब जगह रूल काम करेगा, ध्यान ये रखना है। सांद्र H2SO4 लिखा हुआ है, सल्फोनीकरण SO3H जोड़ना है। फिर फ्रेडेलक्राफ्ट एल्किलीकरण के अंदर जोड़ना है एल्किल समूह ऑर्थो पे और पैरा पे, है ना। एसिलीकरण में CH3CO समूह जोड़ना है। एसिलीकरण में CH3 समूह है, देखो ये जोड़ना है, ये एसिल समूह RCO, यानी CH3 की जगह RO RCO, ये एसिल समूह है। ये सब जगह काम करेगा, इसलिए बता रहा हूँ, ये सब जगह इंपॉर्टेंट रहेगी, बार बार याद रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो HNO2 या HNO3 जो है वो लिखा हुआ है, सांद्र नाइट्रिक अम्ल है, तो NO2 को तीनों जगह जोड़ना है, ऑर्थो और पैरा पर। फिनोल में 2 ऑर्थो 1 पैरा पे, और यदि तनु है तो एक स्थान पर एक बार ऑर्थो पे एक बार पैरा पे। फिर देखो ब्रोमीन जल के साथ रिएक्शन होती है ब्रोमीनीकरण, तो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल बन जाता है। लेकिन यही रिएक्शन CH2CCl4 की प्रेजेंस में होती है, तो एक ऑर्थो और एक पैरा उत्पाद बनता है। फिर देखो अपने को गाटरमान रिएक्शन, रायमर्टिमान रिएक्शन, डफ रिएक्शन, इनके बारे में भी ध्यान रखना है कि कौन सी में कौन सा उत्पाद बनता है।
फिर देखो फिनोल की एसीटोन के साथ रिएक्शन है। ये राइमटिमान जब CCl4 की प्रेजेंस में होती है तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं, जब क्लोरोफॉर्म लेते हैं तो एल्डिहाइड बन जाते हैं यहाँ। तो ये फिर बेंजीन डाइएजोनियम लवण से रिएक्शन, ये और फिनोल से फिनोप्थेलीन प्राप्त करने की मेथड, ये फिनोल से फिनोप्थेलीन। इसके अलावा देखो सैलिसिलिक से सैलिसिलिक अम्ल से एस्प्रिन कैसे बनाओगे, इस रिएक्शन को भी अपने को याद रखना है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। फिर देखो ईथरों का IUPAC नाम अपने को आना चाहिए। ये सब जो एग्जाम्पल्स हैं वो पूरे अपने को ध्यान में होने चाहिए, इनका नामकरण कैसे करते हैं। फिर देखो एथोक्सी एथेन ईथर का बनाने का जो चित्र है वो उपकरण चित्र, ये अपने को ध्यान में होना चाहिए। फिर देखो ये रिएक्शन जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। जब एथिल एल्कोहल की रिएक्शन Al2O3 की प्रेजेंस में 523 केल्विन पर करवाते हैं तो डाई एथिल ईथर बनता है, और जब यही रिएक्शन 653 केल्विन पर होती है तो एल्कीन उत्पाद के रूप में बनता है। तो इसमें अपने को टेम्परेचर डिपेंडेंस का ध्यान रखना है। जैसे ये दे दिया आपको CH3CH2OH Al2O3 523 केल्विन, और इधर दे दिया आपको Al2O3 653 केल्विन। बताओ भाई यहाँ क्या बनेगा, यहाँ क्या बनेगा। तो 523 वाले में डाईएथिल ईथर, 653 पर निर्जलीकरण से एल्कीन बनती है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है। फिर देखो विलियमसन ईथर संश्लेषण, ये अपने को ध्यान में होना चाहिए। रिएक्शन क्या होती है, कैसे होती है, क्या विलियमसन ईथर संश्लेषण किसको कहते हैं। फिर देखो विलियमसन ईथर संश्लेषण के जो उत्पाद हैं वो क्रियाकारकों की प्रकृति पर निर्भर करते हैं कि एल्किल हैलाइड कौन है और एल्कोक्साइड आयन किसका है, उस पर निर्भर करता है कि उत्पाद क्या बनने वाले हैं। तो ये भी अपने को इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये वाला। इसमें 2 टाइप के आपको देख करके उत्पाद पूछ सकता है कि इसमें क्या बनेगा, इसमें क्या बनेगा। एक बार इसको प्राथमिक ले लिया, इसको तृतीयक ले लिया, एक बार इसको तृतीयक ले लिया, इसको प्राथमिक ले लिया, बताओ क्या क्या उत्पाद बनेंगे। तो ये पूरी इसकी जानकारी अपने को होनी चाहिए। देखो ये इसमें पीछे अपन ने ये प्राथमिक लिया था, ये तृतीयक, इस बार ये तृतीयक है, ये प्राथमिक, तो उत्पाद देखो अलग बनेंगे। इस बात का अपने को ध्यान रखना, इन दोनों के आंसर अपने को पता होने चाहिए। फिर देखो डाईएथिल ईथर की स्ट्रक्चर अपने को मालूम होनी चाहिए, कैसी होती है ये। फिर देखो डाईएथिल ईथर का अंधेरे में हेलोजनीकरण जब होता है तो क्या उत्पाद बनता है, और जब सूर्य के प्रकाश में हेलोजनीकरण होता है तो क्या उत्पाद बनता है, ये अपने को ध्यान में होना चाहिए। और परोक्साइड का निर्माण, ईथर क्रियात्मक समूह के ऑक्सीजन पर उपस्थित लोन पेयर के कारण होने वाली अभिक्रियाएं। फिर देखो डाईएथिल ईथर जो है इसकी HX के साथ रिएक्शन में उत्पाद क्या बनने वाला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसके क्वेश्चन आंसर्स अपने को सोल्व करने आने चाहिए। जैसे एक रिएक्शन में आपको दिखाता हूँ ये वाली, इसमें उत्पाद क्या बनेंगे, इसको पूरा टॉपिक को अपने को ध्यान में रखना है कि ये ईथर अपने पास इसके HX के साथ रिएक्शन में उत्पाद ये निर्मित होते हैं, कैसे बनते हैं ये पता होना चाहिए हाइड्रोजन हेलाइडों के साथ ये। फिर देखो ये कुछ एग्जाम्पल्स और दिए हुए हैं, तो ये अपने को आंसर इनके सॉल्यूशन जो है वो आने चाहिए। फिर देखो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जो रिएक्शन है उसका उत्पाद अपने को ध्यान में होना चाहिए। इसके अलावा दहन आपको पता ही है, दहन में याद करने की आवश्यकता नहीं है, सब में CO2 और H2O लिख देना है। तो ये थी अपने एल्कोहल, फिनोल और ईथर की कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जो अपने को याद रखनी है। इसके अलावा कुछ कॉमन रिएक्शंस जो हैं वो अपने को वैसे ही कॉमन सेंस में ही याद रहनी चाहिए। जैसे ये रिएक्शन है तो ऑब्जेक्टिव टाइप का जब सवाल आएगा तो इस प्रकार के सवाल आने की संभावना ज़्यादा है। RMgX + HCHO शुष्क ईथर, तो इसमें क्या होना है, ये फॉर्मेल्डिहाइड का मॉलिक्यूल पर RMgX ऐड होना है, ऐड कर दो
तो HCHO को मैं यूँ लिख सकता हूँ RMgX, इसमें R पे माइनस, Mg प्लस, X पे माइनस, ये माइनस वाला, ये प्लस, ये माइनस, यहाँ जाके जुड़ना है तो ये हो जाएगा R, ये C से जुड़ा, C से 2 हाइड्रोजन H2, फिर C पर O जुड़ा हुआ है, उस पर माइनस आ जाएगा और उस माइनस के साथ MgX ये जुड़ जाएगा। फिर इसका जल अपघटन करवा देते हैं, इसमें एक स्टेप और होनी चाहिए थी, तो ये हो जाएगा H और OH। तो इस टाइप के सवाल जो हैं अपने को कॉमन सेंस में याद रखने। इसके अलावा देखो, यह है विक्टर मेयर परीक्षण कौन सा एल्कोहल नहीं देता है, ये भी अच्छा सवाल है। तो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहलों में तृतीयक एल्कोहल विक्टर मेयर टेस्ट नहीं देते। तो इस प्रकार के जो ऑब्जेक्टिव हैं वो अपने को ध्यान में होने चाहिए। सैलिसिलिक अम्ल को सोडा लाइम के साथ गर्म करेंगे तो कौन सा उत्पाद निर्मित होगा, इस टाइप के सवाल जो हैं वो अपने को आने चाहिए। ये ऑब्जेक्टिव जो हैं वो पीछे के हल कर लेंगे एक बार अपन, तो काफ़ी कुछ ठीक कर पाएंगे। तो अपने को देखो ऑब्जेक्टिव वाले सारे सवाल जो हैं वो हल कर लेने कंप्लीट, इससे अपना अभ्यास भी बढ़ जाएगा। जैसे निम्नलिखित में से निम्नलिखित फिनोल में सबसे प्रबल अम्ल कौन सा है, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, पैरानाइट्रोफिनोल, पैराक्लोरोफिनोल और मेटानाइट्रोफिनोल। तो अपने को ये सारे सवाल जो हैं वो हल कर लेने, और हल करने के पीछे भी कुछ सवाल हैं इसमें, तो वो सारे चैप्टर्स के हल कर लेने अपने को। ये सवाल वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हिसाब से भी बहुत बार पूछा जाता है, कंफ्यूज करता रहता है। तो अपने को ये ध्यान रखना है, पैरानाइट्रोफिनोल है वो ऑर्थो से ज़्यादा एसिडिक होता है, पैरा प्रबल, यूँ याद रख सकते हैं, पैरा ज़्यादा प्रबल होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछा गया है। इसके अलावा देखो एल्कोहलों का सामान्य सूत्र है वो कौन सा होता है, तो एल्कोहल बनते कैसे हैं पहले वो देख लेते हैं। एल्कोहल हाइड्रोकार्बन एल्केन जो होते हैं उनका हाइड्रोजन हटाते हैं और OH जोड़ देते हैं, तो ये बन जाएगा CH3OH। इनका सामान्य सूत्र हाइड्रोकार्बन एल्केनों का होता है CnH2n+2। अब +2 की जगह एक हाइड्रोजन कम कर दिया, अब एक हाइड्रोजन कम कर दिया इसका मतलब CnH2n+1, ये तो हो गया, और उसकी जगह क्या जोड़ दिया, OH, तो ये हो जाएगा OH। लेकिन इनमें से कोई जो है वो ऑप्शन में फिलहाल यहाँ है ही नहीं,